ओके हेलो। ठीक है। तो ये हमारा इसका पेपर आज हो चुका है। ठीक है, जो पहला फेज था हमारा, आई थिंक इसका जो हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है, उसका पेपर एनालिसिस करने वाले हैं हम। एनालिसिस क्या, मैं आपको आंसर्स बताऊंगा, और केवल आंसर्स ही नहीं बताऊंगा, उसके जो मेथड्स हैं, कैसे वो सॉल्व किया गया है वो बताऊंगा। और आने वाले जो भी पेपर्स हैं, वो सारे पेपर्स में आज का, और मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, ठीक है, जो कि अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था कल हमारा, वो दोनों पेपर, इनफैक्ट आने वाले सारे पेपर्स का एनालिसिस आपके पास पहुंच जाएगा। उससे आपको क्या करना है, आपको एक बार सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। एक बार सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है। नहीं समझ में आता है, डाउट है, कुछ भी है, तो आप वीडियोस देखिए, वीडियोस देख के चीजों को क्लियर करिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है ना, कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मतलब कल भी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, तो आपको फील होगा कि आज के पेपर का जो लेवल था वो भी ऑलमोस्ट कल जैसा ही था। ठीक है, इनफैक्ट कई क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम जैसे थे। ठीक है, टॉपिक सारे सेम है, पेपर्स के क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम से हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ मैं ये तैयारी कर रहा हूं तो मैं वो क्यों दूं, मैं वो तैयारी कर रहा हूं मैं ये क्यों दूं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, अ, उसके पहले आप लोग बता दीजिए, कमेंट करिए कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है। ठीक है, मैंने आईसीटी का चेक किया, तो आईसीटी काफी आसान आया था। जो कि मैम ने जो भी मैथन क्लासेस ली थी, जो रिवीजन क्लासेस हुई थी आईसीटी की, आई थिंक 95% जो क्वेश्चंस थे, वो एग्जैक्ट तो मैम की उससे ही था, जो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे फील हुआ कि सारे क्वेश्चंस लगभग वही थे, और कुछ भी ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ये कहाँ से आ गया। इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग भी मोर और लेस इजी टू मॉडरेट में ही रही है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसका जो पेपर है, पेपर अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि उसके अंदर जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन के पीडीएफ्स हैं, वो उसमें हम डाल देंगे। इनफैक्ट जो आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इस सॉल्व कराते हुए, सॉल्व कराने के बाद का जो पीडीएफ होगा, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। उससे आप लोग देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, देखते हैं क्या करना है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आसान सवाल है, बहुत टाइम नहीं लगने वाला सॉल्व करने में इसको। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कंक्लूजन पूछा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने सिलोजिज्म का जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, अगर आपने ये चैप्टर, आपने ये वीडियो देखी होगी, तो जो पहला सवाल मैंने करवाया था, वो ऑलमोस्ट सेम सवाल था। मतलब वैल्यूज, मतलब जो वर्ड्स है, वर्ड्स चेंज है, बट कॉन्सेप्ट वाइज जो डायग्राम बनेंगे, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सा था। क्या कह रहा है, सम फ्रूट्स आर लीची। अच्छा, कुछ लोगों को अगर दिख नहीं रहा होगा, अगर कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने का, तो चलो बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कुछ लोगों को दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा, चलिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम सा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। लिखा है सम फ्रूट्स आर लीची, कुछ जो फ्रूट है, ये रहा फ्रूट, कुछ फ्रूट जो है लीची है। क्या बात है, कुछ फ्रूट जो है लीची है। बहुत बहुत आसान सी चीज है। कुछ मतलब थोड़ा पार्ट होगा कॉमन वाला। फिर कह रहा है ऑल लीची आर पिंकिश रेड, सारे के सारे लीची जो है वो पिंकिश रेड है। पिंकिश रेड को पी आर लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो एक केस ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, ये हमारा फ्रूट है, कुछ फ्रूट लीची है, और सारे जो लीची हैं वो पिंकिश रेड है। लो, दोनों फॉलो कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं। पूछा क्या है, सम फ्रूट्स आर पिंकी रेड, सम फ्रूट्स जो हैं, क्या वो पिंकी रेड है। देखो ये कॉमन एरिया आ रहा है, एकदम आ रहा है। सम फ्रूट जो है पिंकी रेड है, कॉमन एरिया एकदम आ रहा है। तो पहला तो दोनों फॉलो हो रहा है, स्टेटमेंट 1 फॉलो हो रहा है। ऑल पिंकिस रेड थिंग्स आर लीची, जितना भी पिंकिस रेड है वो सारा सारा लीची है। पिंकिस का गोला बड़ा है, लीची का गोला जो है छोटा है, तो बड़ा वाला का ऑल नहीं होगा, सम होगा, याद करिए। तो सेकंड फॉलो नहीं होगा, मतलब कि ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, केवल जो कंक्लूजन 1 है वही फॉलो होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पता है आपको क्या एक्सप्लेनेशन करना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। एसएसआर रीजन है, काफी ही डिप्लोमेटिक एसएसआर रीजन है। मतलब ऐसी कोई बात क्लियर नहीं कही जाती है कभी भी, बट फिर भी देखते हैं क्या है। एजुकेट अ मदर एंड द होल फैमिली विल बी एजुकेटेड, मतलब एक माँ अगर शिक्षित है हमारी, तो पूरी फैमिली हो जाती है वो शिक्षित हो जाती है। सही बात है, हम बचपन सुनते हुए आए हैं। बट उसका रीजन देखिए क्या लिखा हुआ है। उसका रीजन लिखा हुआ है, उसका रीजन कुछ लिखा हुआ है, बताता हूँ आपको। गिव मी सेकंड, हाँ यहाँ पे अच्छा लग रहा है।
ठीक है। उसका रीजन क्या लिखा हुआ है? उसका रीजन की बात करूं अगर मैं, तो एजुकेटेड मदर्स आर मोर लाइकली टू टेक इंटरेस्ट एंड इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। मतलब शिक्षित माताएं अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों की को शिक्षा के में अधिक रुचि दिखाती हैं और उसमें अधिक निवेश करती हैं। ठीक है। बहुत अच्छी बात है, दोनों चीजें सही है। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है। रीजन सही है। इस सवाल को अगर मुझे आंसर करना होगा, इस सवाल का आंसर अगर मुझे करना होगा, तो मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है एज एसर्शन है, ठीक है, उसका सही कारण दिया हुआ है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप एक कॉमन सेंस लगाएं, ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, तो यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एजुकेटेड मदर्स आर मोर लाइकली टू। ये मोर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा उसमें है, डिलेमा में है। जैसे अधिक रुचि। अधिक रुचि मतलब कि जो अनएजुकेटेड मदर्स होती हैं, मतलब आज के टाइम पे क्या है, जिनकी माताएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो भी चाहती हैं कि उनका जो बच्चा है, उनके जो परिवार वाले हैं, पढ़े लिखे। दोनों चाहते हैं, और दोनों इनफैक्ट जो नहीं पढ़ा लिखा है वो एक्स्ट्रा चाहता है कि ठीक है भाई तुम पढ़ लो, क्योंकि मुझे पता है कि ना पढ़ने से बहुत घाटा हुआ है मेरा, तो तुम पढ़ लो। ठीक है। तो ये जो है ना, ये डिलेमा, मोर जो वर्ड है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ सकता है, बट चूंकि हमें ऑप्शन देना पड़ेगा, ठीक है, तो दिस इज द आंसर मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 4 जो आंसर होगा कि असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एमंग 5 फ्रेंड्स, करण, ललित, मैथ्यू, ओशिम, अमर, मतलब कि 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 दोस्त हैं। क्या कह रहा है कि स्कूल रिजल्ट आया है, करण स्कोर्ड हायर देन मैथ्यू बट लोअर देन उमर। जो करण है, करण ने मैथ्यू से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, बट उमर से कम किए हैं। मतलब अभी तक उमर जो है सबसे ज्यादा नंबर पा चुका है, उसके कम करण है, उससे कम मैथ्यू है। ठीक है। फिर कह रहा है मैथ्यू स्कोर्ड हायर देन ललित बट लोअर देन नसीम। मतलब जो मैथ्यू है उसने ललित से ज्यादा पाया है, बट नसीम से कम पाया है। ठीक है। फिर कह रहा है नसीम स्कोर्ड लोअर देन करण, और जो नसीम भाई साहब हैं, उन्होंने उसने लोअर देन करण से भी कम पाया है, नसीम ने करण से कम पाया है। और बहुत ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसने पाए हैं। आसान सवाल कुछ नहीं है, तो ध्यान से, सबसे ज्यादा किसने पाए हैं? अगर मैं पहले फेज को देखूं तो इसमें क्या ओमर जो है उसने सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं। ठीक है। मैं दूसरे स्टेटमेंट को देखूं तो उसमें क्या है, जो नवीन है उसने सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं, और तीसरे वाले में के सबसे ज्यादा मार्क्स पाया हुआ है। के मार्क्स ज्यादा है, के मार्क्स बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से, के का नसीम से ज्यादा है, के का नसीम से ज्यादा है, ये नसीम, सॉरी नसीम है, के का नसीम से ज्यादा है, मतलब कि नसीम से ज्यादा के का है। देखो ये ना, के का जो है नसीम से ज्यादा है, तो के का नसीम ज्यादा है। और देखो उमर का जो है वो के से भी ज्यादा है, उमर का जो है वो के से भी ज्यादा है। देखो उमर का सबसे ज्यादा KNML, चेक कर लो, चेक कर लो, क्या उमर का सबसे ज्यादा है? एकदम सबसे ज्यादा है। ठीक है। बहुत ही आसान, इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है। बढ़ते हैं आगे तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल है, 5 दोस्त हैं PQRST, जो कि एक इन रो फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं। P इज सीटेड एट द लेफ्ट एंड, P जो है सबसे लेफ्ट एंड पे बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो ये होता है राइट साइड हमारा, और ये होता है लेफ्ट साइड हमारा। ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर आपने वीडियोस देखी हुई हैं तो हम में पढ़ चुके हैं, काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। Q इज टू द राइट ऑफ R बट टू द लेफ्ट ऑफ S। क्यू जो है आर के राइट में बैठता है, लेफ्ट ऑफ एस बैठता है, ठीक है, लेकिन अब चार चार चीज बची बची हुई है, चार जो पोजीशन खाली है। टी इज नॉट सीटेड एट द अदर एंड, मतलब यहां पे टी जो है नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो पी हो चुका है, किसी भी एंड पे टी नहीं हो सकता। मतलब टी क्या यहां 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 कहीं होगा? एकदम होगा। फिर क्या कह रहा है, हु इज सिटिंग इन द मिडल, बीच में कौन बैठा है? ये जो लाइन है, क्यू इज टू द राइट ऑफ आर बट लेफ्ट ऑफ एस, मतलब टी यहां नहीं हो सकता, मतलब कि ये तीन में ही क्यू, आर और एस होगा। और क्यू जो है वो आर के राइट में है। क्यू जो है वो आर के राइट में, लेट्स से ये आर है, इसके राइट में क्यू है, और लेफ्ट ऑफ एस है, मतलब कि ये रहा आर, ये रहा क्यू, ये रहा एस। और टी यहां नहीं हो सकता, टी कहां हो सकता है? टी यहां हो जाएगा। तो बीच में कौन हुआ? बीच में ये रहा, बीच में रहा आर। आसान, एकदम आसान, बहुत आसान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये सवाल काफी अच्छा है, ये सवाल काफी अच्छा है, और हो सकता है कई लोगों से न बनाओ, ठीक है, हो सकता है कई लोगों से न बनाओ, फिर भी थोड़ा देखें, ट्राई करते हैं। देखो,
टू लिखा है ना, टू को क्या हम वन का क्यूब प्लस वन लिख सकते हैं? वैसे ही नाइन को हम क्या टू का क्यूब प्लस वन लिख सकते हैं? 28 को हम थ्री का क्यूब प्लस वन लिख सकते हैं। फिर 65 को हम फोर का क्यूब प्लस वन लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो क्या यहाँ पे फाइव का क्यूब प्लस वन होना चाहिए? देखो वन का क्यूब प्लस वन, ये तो प्लस वन कॉमन है। वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर का क्यूब, फाइव का क्यूब। तो 125 प्लस वन इज 126। 126, 126, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत लोग सोचे होंगे कि ठीक है प्लस माइनस किया होगा उन्होंने, बट बहुत ही बेसिक सा सवाल था। क्यूब प्लस वन, एक रूल फॉलो हो रहा है कि अगले हुए बढ़ते हुए क्रम में क्यूब जो है वो पहले एक का था, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, और फिर बचा पांच का। ठीक है, आसान सवाल था, कुछ था नहीं। बट आपको ये समझना पड़ेगा, ये समझ आप तभी पाएंगे जब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। हो सकता है कि आपको एग्जाम ना आ रहा हो, तो आपको क्या यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है? क्या आपको बैठ के सोचते रहना है क्या हो सकता है? नहीं। यही टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको टाइम कम पड़ जाएगा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बेसिक रूल है, डोंट वेस्ट टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। ये तो बड़ा आसान सवाल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखिए, ये अगर आपको एबीसीडी आती है, लिख लीजिए। GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक। देखो डी से बी हो गया, डी से बी हो गया मतलब दो कम हुआ, तो बी से एक कम, और फिर एक कम करोगे तो जेड आ जाएगा। उल्टा जाता है ना, एक कम करोगे जेड आ जाएगा। डी से दो कम, फिर बी से दो कम, तो जेड आ गया। ठीक है, तो जेड किसमें है? सब में है, तो जेड सब में होगा। ठीक है, इनफैक्ट ए, ए, ए तीन में ए है, तीन में ए है। तो चेक कर लेते थोड़ा। ओ के बाद गया यू, यू के बाद क्या होगा? ओ कहाँ गया? ओ रहा ये। ओ के बाद गया यू, ओ के बाद गया यू, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, प्लस सिक्स। तो यू के बाद सिक्स प्लस सिक्स होगा, वन टू थ्री फोर फाइव। जेड के बाद क्या आएगा? ए। तो जेड और ए हो गया, जेड और ए हो गया, जेड और ये खत्म हो गया। ये बचा। अब चेक करो, जी एम, जी एम, जी है ये रहा एम, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, अगेन प्लस सिक्स। तो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, एस। ZAS विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सुनो। देखो जेड सब में है, तो क्या मैं जेड निकालता? नहीं निकालता। देखो ए जो है तीन में है, ए जो है तीन में है, तो मैंने डायरेक्टली निकालता ये लास्ट टर्म, ये जो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म निकालता हूं मैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म निकाल के चेक करता है, एस आया। ठीक है, बहुत चेक करना होता मुझे, तो मैं ए और लास्ट मतलब सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म चेक करता। मैं फर्स्ट टर्म जेड कभी चेक नहीं करता, क्योंकि जेड ऑलरेडी चेक्ड है, सब में जेड है। तो वाई टू वेस्ट टाइम, यहां पे टाइम बचाना है आपको। 10 सेकंड बचाएंगे आप, तो अगले क्वेश्चन में आप उस टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारे पर, ओके, व्हाट अ गुड क्वेश्चन, इट इज वेरी 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 फेबुलस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या है। अच्छा, ये अगर आप लोगों को रवि सर की बात याद होंगी तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बातें क्या थी रवि सर की? चार पांच लाइन बता दीजिए। क्या यार, छह लोग रहते हैं, अंजलि, निर्मला, रमेश, सौरभ, सोनिया एंड विजय। विजय इज द ब्रदर ऑफ अंजलि हस्बैंड। लेट्स से ये विजय है। विजय जो है वो अंजलि के हस्बैंड के भाई है, मतलब विजय है प्लस। अच्छा, प्लस का मतलब होता है मेल, ये मेरा तरीका है। और जहां हम लिखूंगा माइनस, उसका मतलब होता है फीमेल। ठीक है, जहां मैं लिखता हूं माइनस, उसका मतलब होता है फीमेल। ठीक है, तो विजय क्या है? विजय इज द ब्रदर ऑफ अंजलिज हस्बैंड, मतलब कि विजय, अंजलि जो कि है हमारी फीमेल, और इनके जो हस्बैंड है, इनके हस्बैंड को लेट्स में कुछ लेट्स से ये सर्कल जो है हस्बैंड है, तो अंजलि के हस्बैंड है ये, और उनके भाई हैं विजय। ठीक। निर्मला जो है विजय की माता जी है, निर्मला जो है, निर्मला ऊपर आ जाएंगी एक जनरेशन ऊपर, माता जी है तो फीमेल है। सोनिया जो है वो सौरभ और अंजलि की डॉटर है, सौरभ और अंजलि की डॉटर है। ये रहे अंजलि, अंजलि के पति का नाम क्या है? सौरभ है, तभी तो उनकी डॉटर का नाम क्या होगा? सोनिया होगा। ठीक, और डॉटर है तो सोनिया डॉटर है, माइनस। फिर क्या कह रहा है? एंड अंजलि, द ग्रैंड डॉटर ऑफ रमेश, एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ रमेश। सोनिया जो है सौरभ और अंजलि की बेटी है, और ग्रैंड डॉटर है रमेश जी की, मतलब इनके जो दादाजी हैं वो रमेश जी हैं, मतलब ये जो रमेश जी हैं पॉजिटिव। खत्म बात। पूछा गया हाउ इज रमेश मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू विजय फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। जो रमेश जी हैं वो विजय जी से कैसे हैं? विजय जी
लड़के हैं, रमेश जी पिताजी हैं, मतलब कि पिता इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान सवाल था, कितना ज्यादा आसान सवाल है। अच्छा आप लोग ना ये प्लस माइनस लिखना याद शुरू कर दीजिए। जहां आपको दिखे प्लस मतलब मेल की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है। जहां आपको दिखे माइनस मतलब फीमेल की बात हो रही है, मतलब कि औरत की बात हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफी अच्छा सवाल है। सवाल काफी बढ़िया है, हो सकता है आप लोग गलती करके आए हो, मुझे इसका आंसर पता है। इसका आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए। बताता हूं कैसे। ठीक है, देखिए गिवन है a इज लेस देन f इज इक्वल्स टू b लेस देन ग्रेटर देन e, सॉरी, c ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू d ग्रेटर देन e, a। ठीक है, मैं इसकी a इक्वल टू e मतलब a और e की बात करता हूं, a और e की बात करता हूं। देखो a जो है f से छोटा है और f जो है b से बराबर है। मतलब अगर इसको उठाऊं मैं, इसको उठाऊं मैं, a जो है f से छोटा है तो a जो है b से छोटा हो जाएगा। देखो ना, f और b आपस में, f और b आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो a जो है b से छोटा हो गया। और b जो है वो e से बड़ा है। b जो है वो e से बड़ा है। बहुत ध्यान सुनिएगा, b जो है वो e से बड़ा है और a जो है वो b से छोटा है। मतलब कि बहुत ध्यान सुनिए, ये जो a है वो b से छोटा है और b जो है वो e से बड़ा है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, b जो है वो e से बड़ा है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं आई एम फिर समझाता हूँ आप लोगों को, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए उस क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, 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 सवाल ये रहा। ठीक है, आपको बताना है कौन सा डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना। ए लेस देन एफ इज इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन ई। इसको समझते हैं बहुत प्यार से, इसको समझते हैं बहुत ज्यादा प्यार से। क्यों समझना है बहुत प्यार से, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ठीक है, ध्यान देना है। जो ए है वो एफ से छोटा है, तो ए जो है वो बी से छोटा हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बी जो है वो ई से बड़ा है, बी जो है वो ई से बड़ा है। दिखी दो बातें, क्या दिखी दो बातें। देखो, बी जो है वो ए से भी बड़ा है, बी जो है वो ई से ही बड़ा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब देखो ये वाला, अब देखो ये वाला, इसमें देखो, जो बी है वो डी के बराबर है और ए से बड़ा है, मतलब बी जो है वो ए से बड़ा है। दिख रहा है, बी जो है वो ए से बड़ा दिख रहा है तुमको, बी जो है ए से बड़ा दिख रहा है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और जो बी है वो ई से ही बड़ा है। तो ध्यान देने बात है कि ये जो बी है, बी और ई का कोई एग्जैक्ट बात नहीं बता सकते हम। दोनों भी है ना, देखो दोनों बी एक साइड है, और ए भी छोटा है बी से, ई भी छोटा है बी से, ए भी छोटा है बी से, ई भी छोटा है बी से। तो आप बताइए कि ए और ई में कोई भी रिलेशनशिप क्या हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो नहीं बता पाते हैं, उसको बोलते हैं फॉल्स। लेकिन एक बार क्या करते हैं, एक बार फिर से सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक एवरी ऑप्शन। सी जो है वो ई से छोटा कह रहा है, सी जो है ई से छोटा कह रहा है। तो ये देखो, देखो यहाँ पे बी जो है वो ई से बड़ा है, बी जो है वो ई से बड़ा है, ठीक। और सी जो है वो बी से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है, और बी जो है ई से बड़ा है। तो ध्यान दो, जो ई है, जो ई है, जो ई है वो सबसे छोटा है, मतलब ई जो है सी से छोटा है, सी जो है ई से बड़ा हो जाएगा, सी जो है ई से बड़ा हो जाएगा, सी जो है ई से बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सी जो है ई से छोटा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए और सी की बात करते हैं अभी, ए और सी की बात करते हैं अब, देखो ध्यान से। इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते हैं। क्या कह रहे हैं, सी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू डी ग्रेटर देन ए, मतलब ए और सी की बातें करने वाले हैं हम। ठीक है, सी जो है वो बी से बड़ा है, तो एक काम करते हैं, सी जो है डी से बड़ा होगा और डी जो है वो ए से बड़ा है, तो सी जो होगा वो ए से बड़ा होगा, एकदम सही बात है। तो ये तो एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए और ई की बातें हो रही हैं, रुक जाओ अभी, अभी एफ और डी की बात करते हैं। एफ और डी कहाँ गया, एफ ये रहा और डी ये रहा। तो एफ जो है वो बी के बराबर है, एफ जो है बी के बराबर है, और बी जो है डी के बराबर है, तो एफ जो है डी के बराबर होगा। ये भी सही बात है। अभी हम कंफ्यूज है दो ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूँ एक चीज। डेफिनेटली फॉल्स का समझ रहे हैं आप लोग, कि निश्चित रूप से गलत होगा ही होगा, निश्चित रूप से गलत होगा ही होगा। ठीक है, बताता हूं क्या। इस सी और ई की बात करने वाला था ना, सी और ई की बात करने वाला था। देखो जो बी है वो ई से बड़ा है, बी जो है ई से बड़ा है, ठीक है। और सी जो है वो बी से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है।
तो यहां से अगर मैं देखूं तो सी और ई रिश्ता क्या है, सी जो है ई से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी जो है वो ई से छोटा लिखा हुआ है। मतलब कि ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन, ना कि ऑप्शन नंबर थ्री। ठीक है। कई लोग यूट्यूब पे कई लोग इसको आंसर बता रहे हैं, किसको आंसर बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ वाहियात सा एक्सप्लेन किया हुआ है, बट यहाँ पे प्रूफ हमारे पास है कि जो सी है वो ई से बड़ा है, ना कि सी ई से छोटा है। तो सबसे डेफिनेटली इसका आंसर होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। बहुत लोगों ने इसका आंसर थर्ड बताया है यूट्यूब पे, बट थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया है कि जो थर्ड ऑप्शन सर सही है, कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं उनको बता दूं कि नहीं, थर्ड ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है ना, तो पहला ऑप्शन चेक किया आपने, वहीं से आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये कितना प्यारा सवाल है, कितना प्यारा सवाल है। कह रहा है कि वेन डायग्राम बताइए, स्कूल स्टाफ, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा बताओ, अगर ये ग्रेजुएट लोग हैं, अगर ये ग्रेजुएट लोग हैं, तो क्या जो ग्रेजुएट होंगे वही पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं? ऑल ग्रेजुएट पीपल्स आर पोस्ट ग्रेजुएट? नहीं, नहीं। ऑल, बट ऑल पोस्ट ग्रेजुएट पीपल्स आर, अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट पीपल हैं तो सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट पीपल क्या होंगे? ग्रेजुएट होंगे। सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट लोग ग्रेजुएट होंगे ही, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन आता है। फिर कह रहा है स्कूल स्टाफ, इसमें कुछ लोग स्कूल स्टाफ होंगे, कुछ लोग होंगे स्कूल के स्टाफ। तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट। आप कितना आसान था, रवि सर ने आप लोग पढ़ाया था ना, आसान चीजें, बहुत आसान चीजें। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है विजिबल ना हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिख जाए, अगर दिख सकता है तो। दिख रहा है, चलो ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी गोल्डन बूट्स। और दो स्टेटमेंट दिए हैं, पूछ रहा है कौन से स्टेटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। पहला क्या है, द कंपनी सेल्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बूट। एक कंपनी जो केवल एक तरह का प्रोडक्ट बनाती है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बूट। सेकंड ऑप्शन है, द कंपनी सोल्ड 6500 पेयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल बूट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹75 ऑन ईच पेयर। 6500 पेयर बेचती है और एक पे 75 रुपए कमाती है। तो जीरो जीरो खत्म करो उसको, जीरो, पाँच पच्चीस, दो, छः पच्चीस तीस, 32, सात जीरो जीरो, 35, पाँच तीन, 7 42, तीन 45, जीरो जीरो, पाँच सात आठ चार, 4,87,500 का प्रॉफिट कमा रही है। बट, तो आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि स्टेटमेंट टू इज सफिशियंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। बट अगर आपको यही नहीं पता कि वो केवल एक ही तरह के प्रोडक्ट बेच रही है, मतलब कि स्टेटमेंट वन ही केवल बेच रही है, तो क्या आप बता पाएंगे कितना प्रॉफिट होगा? मतलब हो सकता है कि एक ये फोन में मेरे पास फोन पड़ा हुआ है, एक फोन ये बिक रहा है, प्लस एक और फोन है वो बिक रहा है, एक और फोन है वो बिक रहा है, एक और फोन है वो बिक रहा है। मुझे तो केवल एक फोन के बारे में बताया गया ना, ये फोन पे 75 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है मुझे। बट अगर मैं आपको यही नहीं बताऊं कि एक ही फोन बिक रहा है, तब तक मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं बता सकता। मतलब कि मुझे स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट दो दोनों चाहिए, किसके लिए? इसको आंसर करने के लिए। तो स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट्स वन एंड टू टुगेदर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट टू अकेले आंसर नहीं कर पाया, क्योंकि हो सकता है कि और भी जूते बिक रहे हो। इसमें तो केवल इंडस्ट्रियल बूट्स बात की है ना, सेकेंड स्टेटमेंट में बताया है केवल इंडस्ट्रियल बूट्स इतना बिकता है, इतना प्रॉफिट होता है। बट अगर मैंने ये बता दिया कि केवल इंडस्ट्रियल बूट्स ही बिक रहा है, तो और कोई चीज नहीं बिक रही है, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन होगा, ना कि ऑप्शन नंबर फोर होगा। बहुत सारे लोगों ने गलतियां की हैं, अगर आपने गलती की है तो प्लीज इसको सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। बड़ा ही आसान सवाल है, पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए इसके अंदर। ठीक है, वही सेम गेम, एक दो तीन चार लाइन खींच लीजिए। कह रहा है क्या, पी एट द रेट क्यू, पी एट द रेट क्यू, एट द रेट मतलब क्या होता है, फादर, पी इज फादर ऑफ बी, पी जो है फादर ऑफ बी है, नहीं सॉरी क्यू है, पी फादर है तो पी प्लस। फिर कह रहा है क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर माइनस मतलब ब्रदर, क्यू जो है आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, क्यू भी भाई है। आर इंटू एस, आर इंटू एस मतलब आर की जो शादी है वो एस से हुई है, आर की शादी एस से हुई है। फिर क्या कह रहा है, एस प्लस टी, एस जो है, एस जो है वो टी का बेटा है, एस जो है वो टी का बेटा है, एस जो है वो टी का बेटा है। ध्यान सुनिएगा, एस जो है वो टी का बेटा है। अच्छा, आर की जो शादी है वो एस से हुई है, एस अगर मेल है तो आर क्या फीमेल होगी?
ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। क्यू और आर भाई है, मतलब क्यू जो है आर का भाई है, मतलब ये दोनों आपस में सिबलिंग हो गए। ठीक है। क्यू की बहन है आर, बहन का पति है एस, और एस के पिताजी हैं टी। एस के पिताजी हैं टी। प्लस सन कहाँ गया? हाँ, ए, हाँ ठीक है, एस के पिताजी हैं टी। सॉरी, ए इज द टन, एस इज सन ना, एस इज द सन ऑफ, एस इज सन ऑफ टी, एस इज सन ऑफ, ठीक है सही है, सही बात है। ठीक है। तो एस के पिताजी हैं टी। अब पूछा क्या है कि जो पी है वो टी, मतलब ये दोनों आपस में कैसे बेस्ट बताया जा सकता है कि कैसे रिलेशन में है। मेरे नजर में इनको बोलते हैं समधी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं समधी। ठीक है। अच्छा, पी बेस्ट रेटेड टी, पी जो है टी से कैसे रेटेड है, समझिए ध्यान से। समझ, मान लीजिए कि आपके पिताजी, आपके पिताजी हैं, आप उनके बेटे हैं, लेट से आपके बेटे, आपका नाम है एक्स। ठीक है। आपकी शादी हुई है वाई से, और वाई के पिताजी हैं ये रहे पी, ये रहे टी। ठीक है। वाई के पिताजी हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं क्या बोलूंगा, समधी को क्या बोलते हैं? समधी को सबसे पहले तो ये हो गया ना, सन फादर इन लॉ, मतलब बेटे के ससुर हैं। जो पी हैं, जो पी हैं वो टी के बेटे के ससुर हैं। समझ रहा है क्या? टी ने बोला कि, टी ने बोला पी को कि आप मेरे बेटे के ससुर हैं, समझी? ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, सन्स फादर इन लॉ, लेट से मैं हूं, एक इंसान है, मैंने बोला कि ये जो इंसान है, ये इंसान मेरे बेटे का ससुर है, मतलब मेरे बेटे की शादी उनके बेटी से हुई है। समझ आ रहा है ना? ये दोनों आपस सिबलिंग है, इनके बेटे, ये इनके बेटे। एस जो टी के बेटे, एस की शादी आर से हुई, एस की शादी आर से हुई, और आर के पिताजी हैं पी। तो आर के पिताजी मतलब एस के ससुर हो गए पी। ठीक है। तो टी का बेटा एस, एस का ससुर मतलब सन्स फादर इन लॉ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बड़ा ही आसान और मतलब फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के आंसर्स मिलते हैं, फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं इसके। क्या कह रहा है? भारतीय स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द हाउस, याद है किसी को? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। भारती स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द हाउस टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ भारती जा रही हैं, और 100 मीटर चली यहां से। 100 मीटर जाने के बाद उन्होंने लेफ्ट टर्न ले लिया, अब ऐसे जाते हैं तो लेफ्ट टर्न ले लिया, तो लेफ्ट किधर होगा? ऊपर साइड। लेफ्ट लिया और 50 मीटर गई, चलो भैया चली गई। उसके बाद फिर उन्होंने राइट टर्न लिया और 100 मीटर गई। जाने के बाद फिर उन्होंने राइट लिया और 50 मीटर आ गई। तो पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है, कितनी दूर है, कितनी दूर है, और किस डायरेक्शन में है? ये तो ईस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और कितनी दूर है? 100 ये और 100 ये, मतलब टोटल 200 मीटर। किधर? ईस्ट की तरफ। 200 मीटर किधर? ईस्ट की तरफ। कितना आसान सवाल है, मतलब फ्री के मार्क्स। जो चीजें ये करके नहीं गया होगा उसके फ्री के मार्क्स जा रहे हैं, एकदम फ्री के मार्क्स हैं एकदम ये। ओके, आंसर जो ने 2 लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, गलत है ये। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28, 23 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 8 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल पे, एक सर्कल टेबल है, और इस पे 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 लोग कैसे बैठाएंगे? ऐसे बैठाएंगे। बैठ गए 8 लोग। क्या कह रहा है कि 2 लड़कियां और 2 जेंटलमैन एक दूसरे के आसपास नहीं बैठे हैं। लड़कियां हैं अंजलि, भारती, कश्मीरा एंड मनप्रीत। जेंटलमैन है अमित, फरहान, जॉर्ज एंड समीर। भारती इज सीटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ अमित, मतलब अगर अमित भाई साहब यहां बैठे हुए हैं, तो अमित के लेफ्ट में देखो, कुछ नहीं दिया है तो फेसिंग टुवर्ड सेंटर, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो क्लॉकवाइज जो होगा वो लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो राइट होता है, याद है? तो इमीडिएट लेफ्ट, तो भारती जी जो है वो अमित साहब के इमीडिएटली लेफ्ट बैठी हुई है। कोई बात, सही बात है, अमित लड़का एक लड़की, सही बात है। फिर कह रहा है काश्मीरा, हु इज सीटेड बिटवीन फरहान एंड जॉर्ज, इज फेसिंग अंजलि। ध्यान दीजिएगा, इज फेसिंग अंजलि, वो अंजलि कर रही है फेस। ठीक है। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अंजलि को फेस करने का क्या मतलब है। मान लेते हैं कि, अच्छा, क्या यहां पे अंजलि हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 2 लड़कियां लगातार हो जाएंगी। ठीक है। तो यहां अंजलि नहीं हो सकती, यहां अंजलि हो सकती है, मान लेते हैं यहां अंजलि है।
मानते हैं अंजलि है, क्योंकि अमित के बाद में अंजलि हो सकती है। कह रही है कि इस फेसिंग अंजलि है। जो काश्मीरा है वो फरहान और जॉर्ज के बीच में बैठी है और अंजलि को फेस कर रही है, ये रही अंजलि। इसको फेस करेगी तो यहां हो जाएगी कश्मीरा। और ये किसके के बीच में है? ये बैठी है फरहान के बीच में और जॉर्ज के बीच में। अभी तक एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है समीर हु इज सीटेड बिटवीन अंजलि एंड मनप्रीत। ये रही अंजलि, तो यहां क्या हो जाएगा? मनप्रीत। और यहां हो जाएगा क्या? साहिल, समीर, समीर फेसिंग फरहान। देखो, समीर जो है वो फरहान को फेस कर रहा है, अंजलि जो है काश्मीरा को फेस कर रही है, काश्मीरा जो है जॉर्ज और फरहान के बीच में बैठी है, भारती जो है अमित के लेफ्ट में बैठी है, मनप्रीत जो है वो जॉर्ज समीरा के बीच में बैठा है, मनप्रीत और अंजलि के बीच में समीर बैठा हुआ है। तो सारे के सारे कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि एक साथ दो लड़की या एक साथ दो लड़के नहीं बैठे हुए हैं। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है हु इज सीटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ मनप्रीत। मनप्रीत के लेफ्ट में कौन बैठा है? तो आप ऐसा जाओ, समीर साहब बैठे हैं मनप्रीत जी के लेफ्ट में, तो समीर विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने मेरी वो लेक्चर्स वीडियोस देखे होंगे सीटिंग अरेंजमेंट के, तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, और आप लोगों को जाकर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, लास्ट सेकंड सवाल। कह रहा है कि एक T20 क्रिकेट है जहां पे 11 प्लेयर होते हैं। बिसाइड्स द विकेट कीपर द टीम हैज 7 गुड बैट्समैन एंड 6 गुड बॉलर। 11 प्लेयर होते हैं बट एक लोग विकेट कीपर, एक को उठा दो, बचे कितने? 10 लोग। 10 लोगों में क्या बोल रहा है कि 7 बैट्समैन है और 6 बॉलर हैं। तो दोनों को जोड़ने में कितना होता है? 13 लोग हो गए। लेकिन प्लेस कितनी है? 10 है। मतलब क्या? मतलब कि 13 में से अगर 10 घटाऊं तो जो बचे 3 लोग, वो 3 लोग हो गए ऑलराउंडर। तभी तो वो बॉलिंग भी कर ले रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, मतलब 7 लोग हुए। 7 में जो 3 लोग हैं ये, वो 3 बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। 3 बॉलर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। उसको बोलते हैं ऑलराउंडर। ठीक है, क्या लगे कितने ऑलराउंडर है? तो 3 इज करेक्ट आंसर। कितना आसान, बहुत आसान सवाल, मतलब विद इन सेकेंड्स। सेकेंड्स भी नहीं, विद इन मिली सेकेंड्स। चलिए, क्या आसान सवाल, अरे क्या बात है। एसेसन रीजन, किसी को अगर याद होगा तो लास्ट टॉपिक मैंने कल ही वीडियो डाली है इस पे, आप लोगों को देखना चाहिए। A small iron nail sinks in fresh water, whereas a large iron ship floats in sea water. एक छोटा सा कील जो होता है पानी में डुबाओ डूब जाता है, उतनी बड़ी शिप समुद्र में जो डुबाओ नहीं डूबती है। एकदम सही बात है, ऐसा एकदम सही है, एकदम परफेक्ट बात है। सी वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर, ये भी तो सही बात है। सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा पाई जाती है, नमक की मात्रा पाई जाने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, गाढ़ापन बढ़ जाता है। ठीक है, वो घनत्व बढ़ जाता है उसका। दोनों बातें एकदम सही है, लेकिन जो रीजन है उसका एसर्शन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि जो आयरन नेल होता है, जो आयरन नेल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये इसके जो लेंथ है ना, एक होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका जो एरिया है, जो पॉइंटेड एरिया है ना, ये एरिया बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से जो प्रेशर है वो एक्स्ट्रा क्रिएट होता है, उसकी वजह से पानी के अंदर डूब जाता है वो। अगर टब में अगर कील डालेंगे आप, वो डूब जाता है उसी जगह पे। अगर आप उससे उसी वेट का अगर आप लेट से एक कार्डबोर्ड ले लें, कील के ही वेट का कार्डबोर्ड ले लें, उसको रखें तो वो नहीं डूबे। क्यों? उसका एरिया बढ़ जाता है तो बॉयंट फोर्स आ जाता है। बॉयंसी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उस बॉयंसी कॉन्सेप्ट की वजह से क्या, शिप जो है वो फ्लोट करती है और आयरन नेल जो है डूब जाता है। तो जो रीजन है, अगर यहां पे बॉयंसी की बात की गई होती तो एकदम सही बात होती, लेकिन यहां बॉयंसी की बात नहीं की गई है। ठीक है, इसलिए ये दोनों बातें सही हैं आपस में, दोनों बातें सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो असेसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। 15 सवाल थे, बहुत ही आसान सवाल थे। इसके अलावा अगर लोग चाहेंगे तो आईसीटी क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, काफी आसान सवाल आए हुए थे। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप लोग मजे करिए, अब आसान सवाल था। ठीक है, और मिलते हैं अगले पेपर एनालिसिस में। ठीक है, ये पीपीटी मैं डाल दूंगा, पीडीएफ जो है हमारे पास डाल दूंगा मैं ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, बीट द कंपटीशन ऐप इंस्टॉल कर लेना है। मॉक टेस्ट जिनके एग्जाम बचे हुए हैं अभी, जाके मॉक टेस्ट दीजिए। बिना मॉक टेस्ट दिए आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। मॉक टेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट मॉक टेस्ट कुछ नहीं। अभी यूपी होमगार्ड की भर्ती आई हुई है, 40,000 वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए भी हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। आप वो भी बीट द कंपटीशन ऐप पे जाके ले सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।